जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, फौजियों की पेंशन को खैरात समझने वाले वो सभी लोग आज इस वीडियो को जरूर देखें। एक फौजी की पेंशन क्या होती है? अक्सर जब भी वन रैंक वन पेंशन की बात आती है तो बाकी केंद्र और राज्य सरकारों के पेंशनर्स भी कहते हैं कि फौजियों को वन रैंक वन पेंशन मिल रही है, हमें भी वन रैंक वन पेंशन मिलनी चाहिए। फौजियों को 50% गारंटेड पेंशन मिल रही है और 50% गारंटेड सैलरी मिल रही है, तो हमें भी गारंटेड पेंशन चाहिए, ओपीएस चाहिए। हाँ ठीक है, मांग आपकी जायज है, लेकिन क्या आप जो पेंशन अर्जित करते हैं और एक फौजी जो पेंशन अर्जित करता है, दोनों में समानताएं हैं? बिल्कुल नहीं। फौजी की पेंशन राष्ट्र की शांति पर चुकाई गई जवानी की कीमत है और आपकी पेंशन केवल अपने परिवार और अपनी दिनचर्या और रोजी रोटी पे कमाई गई पेंशन है। देखिए, उत्तर प्रदेश से सुल्तानपुर के देवेंद्र शुक्ला एक पत्रकार है, प्रेरक है। उन्होंने एक शानदार लेख एक फौजी की पेंशन के ऊपर छापा है। देखिए, पेंशन नहीं, ये एक राष्ट्र द्वारा लिया गया उधार है। एक फौजी की पेंशन को वेतन समझना एक बुनियादी बौद्धिक भूल है। यह वे धन नहीं जो उसने कमाया, यह वे कीमत है जो राष्ट्र ने उससे पहले ही वसूल ली है। उसकी जवानी, उसका स्वास्थ्य, उसके पारिवारिक वर्ष, सब कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर एडवांस में ले लिया गया। पेंशन उस उधार की आंशिक स्वीकृति है, पूर्ण भुगतान कभी संभव नहीं। एक फौजी को जो पेंशन मिल रही है, वो कभी सरकार ये ना सोचे कि उसने जो देश के लिए दिया है उसके बदले में हम जो पेंशन दे रहे हैं वो हमारी कोई महानता है या हमारा फौजी के ऊपर कोई एहसान है। कुछ भी नहीं है। पेंशन क्या है? देखिए, एक फौजी ने जो राष्ट्र के लिए दिया है, जो फौजी से सरकार ने सब कुछ वसूल कर लिया है, उसकी जवानी की बात करें, चाहे उसके स्वास्थ्य के बारे में बात करें, या उसका जो परिवार के साथ बिताने वाला समय है उसके बारे में बात करें, सुरक्षा के नाम पर सरकार ने उसकी जवानी छीन ली। जब वो जवान होता है, देश की रक्षा करता है, वो जैसे ही परिवार का बोझ उसके ऊपर आता है तो उसे सेना छोड़नी पड़ती है कम उम्र में, और बाहर आने के बाद उसका गुजारा केवल और केवल सरकार द्वारा जो 20, 25, 30 हजार रुपए पेंशन दी जा रही है उससे ही होता है। फिर क्या लिखा, देखिए, सुरक्षा का अदृश्य मूल्य जब आराम किसी और के हिस्से आता है। बहुत ही अच्छी बात लिखिए। राष्ट्रीय सुरक्षा की भाषा अक्सर रणनीति, हथियार और बजट में सिमट जाती है, लेकिन इसकी वास्तविक कीमत इंसानी देह और मन में चुकाई जाती है। जब एक नागरिक चैन से सोता है, तब कोई जवान ऊंचाई, सीमा, जंगल, बर्फ, बारिश, धूप में अपनी नींद राष्ट्र को सौंप देता है। उसका जीवन निरंतर अस्थिरता में ढला होता है, जहां हर आदेश अंतिम हो सकता है। बहुत ही गहरी बात लिखी है यहाँ पे लेखक ने कि ये सुरक्षा का अदृश्य मूल्य है। जब जवान सीमा पे खड़ा होता है तो देश का नागरिक आराम से सोता है। जब जवान -50 डिग्री में लेह लद्दाख ग्लेशियर में खड़ा होता है तो देश का नागरिक आराम से चैन की नींद सोता है। जब जवान ऊंचाई पे खड़ा होता है, जब जवान धूप में खड़ा होता है, जब जवान बारिश में खड़ा होता है, जब जवान ठंडीली रेत में, जैसलमेर बाड़मेर के थोरों में खड़ा होता है, तब हमारे देश का आम नागरिक चैन की नींद सोता है। तो ये एक सुरक्षा का अदृश्य मूल्य है। तपता कोई ये है, कोई और है, और आराम किसी और के हिस्से में आता है। और सबसे बड़ी बात, उसका जीवन निरंतर अस्थिरता में ढला होता है, जहां उसके लिए हर आदेश अंतिम हो सकता है, क्योंकि हमेशा ही रिस्क से जुड़ी हुई उसकी लाइफ होती है। इसलिए रिस्क के नाम पर जवानों को मिलिट्री सर्विस पे दी जाती है, और वो भी बहुत ही कम, 5200। जिसकी मिलिट्री सर्विस पे ज़्यादा होनी चाहिए उसको कम दी जा रही है, जिसकी कम होनी चाहिए उसको ज़्यादा दी जा रही है, और जिसको मिलिट्री सर्विस पे लागू ही नहीं है उसको भी मिलिट्री सर्विस पे दी जा रही है, और उसका जो खामियाजा है जवानों को भुगतना पड़ता है। आगे लेखक ने लिखा है, वर्दी के पीछे खड़ा परिवार, राष्ट्र का अनदेखा योगदान।
हर फौजी के साथ एक परिवार भी सेवा में होता है, बिना पद, बिना वेतन और बिना सार्वजनिक स्वीकारोक्ति के। देखिए, एक फौजी जब फौज में होता है तो उसके साथ में वो फौज में तभी आराम से देश सेवा कर सकता है जब उसकी बीबी सशक्त हो, मजबूत हो, उसके माता पिता अपने छाती पे हाथ रख के बेटे को देश सेवा के लिए भेजते हो, वो मजबूत हो, उसके परिवार में हर एक मेंबर, उसके बच्चे स्वावलंबी हो, अपने आप वो चलना फिरना, खाना पीना, स्कूल जाना, पढ़ना सीखे। तो इसके बदले जो योगदान होता है वो केवल एक फौजी का होता है, एक वर्दी का होता है, लेकिन पूरा का पूरा परिवार उस फौजी के साथ खड़ा होता है, तभी वो देश सेवा कर पाता है। माता पिता अनिश्चित प्रतीक्षा में जीते हैं। कभी भी पता नहीं होता है कि फौजी कब छुट्टी आएगा या कब उसकी आखिरी छुट्टी होगी या कब वो कभी हमारे पास 1-2 घंटे के लिए मिलने के लिए आएगा। ये हमेशा प्रतीक्षा ही रहती है। छुट्टी प्लान होती है, उस प्लान छुट्टी पर वो छुट्टी नहीं जा पाता है, कैंसिल हो जाती है, सर्विस एक्सीजेंसीज हो जाती है। तो हमेशा माता पिता प्रतीक्षा में ही रहते हैं कि हमारा बेटा हमसे मिलने आएगा। फौजी की जीवन साथी यानी पति या पत्नी, यदि पति फौज में है तो पत्नी जीवन साथी, पत्नी फौज में है तो पति जीवन साथी। अकेले निर्णय लेता है या लेती है, और बच्चे अनुपस्थिति को सामान्य मानकर बड़े होते हैं। ये त्याग किसी नीति दस्तावेज में दर्ज नहीं होता है, लेकिन राष्ट्र की स्थिरता में इसकी भूमिका उतनी ही निर्णायक होती है। देखिए, परिवार का बोझ हर इंसान पे होता है। जिस इंसान ने जन्म लिया है उसको घर गृहस्थी में जीना चाहिए, नहीं तो ये संसार खत्म हो जाएगा। जो घर गृहस्थी से भागते हैं वो इस संसार में पैदा हुए या नहीं हुए बराबर है। इसलिए जिसका घर गृहस्थी है, जो शादी करता है, जिसके बच्चे होते हैं, उसमें से यदि कोई फौजी फौज में चला जाता है तो उसकी जो जीवन साथी होती है वो हमेशा अकेले निर्णय लेती है। उसके बच्चे पिता की अनुपस्थिति को सामान्य मानकर, उनको पता है हमारे पिता है, लेकिन वो सीमा पे तैनात है, देश की रक्षा कर रहे हैं, उनको उस अनुपस्थिति को बिल्कुल सामान्य मानकर बड़े होते हैं। ये त्याग किसी दस्तावेज में दर्ज नहीं होता है, यानी इसके बारे में कहीं पर लिखा नहीं जाता है, या फिर फौजियों को ये चीज कोई लिख के नहीं देता है, लेकिन उनका कर्तव्य बन जाता है कि वो देश सेवा कर रहे हैं तो कर्तव्य निष्ठा के साथ में करते हैं। लेकिन राष्ट्र की स्थिरता में इसकी भूमिका उतनी ही निर्णायक होती है, यानी जो फौजी के साथ में परिवार है, उन परिवार के सदस्यों की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उस फौजी की है जो देश की सीमाओं पर खड़ा है। देखिए, आगे लेखक ने कितना अच्छा लिखा है। सेवा के बाद भी समाप्त नहीं होती युद्ध की स्मृति। जिस फौजी ने लड़ाई लड़ ली, उस लड़ाई में उसका क्या योगदान रहा, उसके बारे में वो आजीवन नहीं भूलता। उसको कभी भी उठा के पूछ लो कि वो लड़ाई कैसे लड़ी गई थी, आपका क्या योगदान था, वो कहानी आपको बयां कर देगा। सेवानिवृत्ति केवल औपचारिक होती है। फौजी कभी रिटायर नहीं होता है। सेनाओं को यंग और मजबूत रखने के लिए केवल फौजियों के लिए एक सर्विस लिमिट और उम्र तय कर दी गई है कि इस सर्विस लिमिट और उम्र के बाद में वो फौज में सेवा नहीं दे सकते, उनको सेवानिवृत्त होना पड़ेगा। लेकिन फौजी सेवानिवृत्त हो भी जाए तो भी हमेशा वो फौजी ही रहता है। वो फौजी रिटायर होता है, उसकी रैंक कभी रिटायर नहीं होती है। उसको कभी भी कहा जाए कि देश के लिए उठना है और चल पड़ना है तो वो तैयार रहता है, जैसा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, जो वेटरन्स है, वो खुद जाके अपने पास के स्टेशन हेडक्वार्टर और कमांड डिवीजन में ये चिट्ठी दे के आए कि जरूरत पड़े तो हमें याद कर लेना, हम आधी रात को तैयार हैं। तो सेवानिवृत्ति केवल औपचारिक होती है, युद्ध का अनुभव नहीं। कई फौजी टूटे शरीर, शत विशत नसों और असहज स्मृतियों के साथ घर लौटते हैं। देखिए, लड़ाई लगेगी तो शरीर को सती भी होगी, और इस सती को वो सहज स्वीकार कर लेते हैं, और जब घर आते हैं तो उनके शरीर में जो सती हुई है उस सती के साथ में ही आते हैं। उनका जीवन 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, सेवा से पहले का और सेवा के बाद का। पेंशन उस जीवन रेखा की तरह है जो उन्हें गरिमा के साथ जीवित रहने का अवसर देती है। अब आप समझ गए होंगे कि पेंशन का कितना महत्वपूर्ण योगदान है एक फौजी के लिए और एक
सेवानिवृत्त फौजी के लिए। फौजी देश सेवा करते हुए हमेशा उसके दिमाग में रहता है कि मुझे कुछ हो गया, मेरे शरीर को क्षति हुई या फिर मैं बलिदानी हो गया, तो सरकार मेरे पीछे खड़ी है, मेरे परिवार का कुछ नहीं होने देगी, वो परिवार का ख्याल रखेगी, परिवार को पेंशन देगी। और फौजी बलिदानी नहीं होता है, उसके शरीर को कोई क्षति होती है या बिना कोई क्षति के वो सेवानिवृत्त होकर आता है, तो भी सरकार उसके साथ खड़ी है, उस फौजी को पेंशन देती है। तो पेंशन का फौजी के जीवन में अहम योगदान है, इसलिए आप समझ गए होंगे कि पेंशन फौजी को क्यों मिलनी चाहिए। देखिए, पेंशन पर बहस वित्तीय प्रश्न नहीं, एक नैतिक परीक्षा है। जब पेंशन को राजकोषीय बोझ कहा जाता है, तब दरअसल सवाल आर्थिक नहीं नैतिक होता है। यह बहस ये तय करती है कि राष्ट्र अपने रक्षकों को लागत मानता है या मूल्य। एक लोकतंत्र में सैनिक का सम्मान केवल प्रतीकात्मक नहीं, संरचनात्मक होना चाहिए, नीति, बजट और व्यवहार तीनों में। ये बड़ा सवाल है सरकार के लिए। सरकार में कुछ नुमाइंदे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि पेंशन एक राजकोषीय बोझ है, पेंशन बजट रात दिन बढ़ता जा रहा है, इतनी हम बढ़ाएंगे पेंशन तो राजकोषीय इतना घाटा होगा, इतने करोड़ रुपए देने होंगे, जैसे ओआरओपी के समय कुछ सरकारें कह रही थी। लेकिन सरकार को जो सैनिक का सम्मान है वो प्रतीकात्मक नहीं रखना चाहिए, संरचनात्मक होना चाहिए, और नीतिगत और बजट और व्यवहार तीनों में इस बात को मानना चाहिए कि फौजी की पेंशन हमारे देश के ऊपर वित्तीय बोझ नहीं है, राजकोषीय बोझ नहीं है। अब देखिए, लेखक ने आगे लिखा है, नागरिक दायित्व, तिरंगे से आगे की जिम्मेदारी। नागरिकता केवल अधिकारों का संकलन नहीं, कर्तव्यों की स्वीकृति भी है। सैनिक की पेंशन पर संदेह करना आसान है, लेकिन उसकी जगह एक रात सीमा पर खड़े होने की कल्पना करना कठिन है और सबके लिए आसान भी नहीं है। आम नागरिक का धर्म है कि वह सैनिक और उसके परिवार को दया नहीं, समानता और सम्मान दे, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र को प्राथमिकता दी है, स्वयं को नहीं। यदि वो अपने आप को प्राथमिकता देते, यदि वो कमाने के लिए फौज में जाते, तो वो राष्ट्र धर्म कभी नहीं निभाते। इसलिए फौजी हमेशा राष्ट्र धर्म को निभाता है। वो चाहे जल हो, चाहे अग्नि हो, चाहे आसमान हो, उसको चीर कर भी यदि दुश्मनों का खात्मा करना हो तो वो करता है, पीठ नहीं दिखाता, छाती आगे रखता है। इसलिए जो हमारे देश के नागरिक हैं, तिरंगे से आगे भी उनको पहले फौजी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि तिरंगा हमारा तभी लहराता है जब फौजी की रगों में देशभक्ति का खून दौड़ता है। इसलिए फौजी का सम्मान सबसे पहले, वो सीमा पे खड़ा है तो हमारा तिरंगा लहरा रहा है, हमारे देश के लोग चैन से सोते हैं और देश तरक्की करता है। आगे लिखा है लेखक ने कि राष्ट्र की फर्क स्मरण में या उपेक्षा में। किसी देश की आत्मा इस बात से प्रकट होती है कि वे अपने रक्षकों को सेवा के बाद कैसे देखता है। यदि फौजी को यह महसूस हो कि उसे अपने अधिकारों के लिए सफाई देनी पड़ रही है, तो यह केवल व्यक्तिगत अपमान नहीं, राष्ट्रीय विफलता है। सुरक्षा केवल सीमा पर नहीं, संवेदना में भी सुनिश्चित की जाती है। क्या बात कही है लेखक ने। कहा कि यदि देश का फौजी अपने अधिकार पाने के लिए कहीं पे जाके स्पष्टीकरण देता है कि पेंशन मुझे लागू है, ये कोई खैरात नहीं है, पेंशन मेरा अधिकार है, तो ये उस राष्ट्र के लिए इससे बड़ी विफलता हो ही नहीं सकती। तो सुरक्षा केवल सीमा पर नहीं, संवेदना में भी सुनिश्चित की जाती। और अंत में लेखक ने लिखा है, कर्तव्यता एक नीति बने। एक फौजी की पेंशन उसकी सैलरी नहीं, उसकी जवानी की कीमत है। ये मूल्य किसी सरकारी आदेश से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विवेक से तय होना चाहिए। जो समाज अपने रक्षकों के त्याग को मोल भाव की भाषा में तोलने लगे, वे सुरक्षित भले दिखे पर भीतर से कमजोर होता है। तो साथियों, कितनी अच्छी बात लिखी है कि जो पेंशन को खैरात मानते हैं, जो पेंशन को एहसान मानते हैं, उनके लिए मुंह पे तमाचा है। और एक बड़ी सीख भी है कि फौजी है तो हम हैं, देश है, तिरंगा है, सब कुछ है। यदि फौजी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए फौजी का सम्मान करो,
उसकी पेंशन का सम्मान करो। फौजी को कहीं पे स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि मैंने इतने साल देश सेवा की है इसलिए मुझे पेंशन मिल रही है। फौजी की पेंशन को तोला नहीं जा सकता, नापा नहीं जा सकता, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। ये केवल उसके राष्ट्र के प्रति जो समर्पण है उसके बदले आजीविका है, जो कि जारी रहनी चाहिए। ना कटौती होनी चाहिए, ना बंद होनी चाहिए, ना ही उसके ऊपर सवाल खड़े होने चाहिए। मेरी बात से सहमत है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और लेखक को धन्यवाद जिन्होंने अच्छी बात लिखी कि देश के लोगों की जो आंखें और कान दोनों खोल दिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।